चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रश्न नंबर 1, पादपों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए। जो पौधे होते हैं उनमें उत्सर्जन मतलब कि जो उनका वेस्ट होता है वो कैसे अपने शरीर से बाहर निकालते हैं पौधे, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ठीक है, आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना, मैं आपको नॉर्मली समझा दूंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के बारे में क्या क्या प्रक्रिया होती है आप उसको बस पढ़ लेना एक बार। क्या होती है, जैसे जानवरों के अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया अलग होती है, पौधों के अंदर बिल्कुल दूसरी उल्टी होती है इससे। ठीक है, बिल्कुल अलग होती है। पौधे क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पौधों में एज ए वेस्ट बनता है। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं होती पौधे को, इस वजह से उसको बाहर हवा में रिलीज कर देता है स्टोमेटा के थ्रू। और कैसे करता है वो, कुछ हमारा जो वेस्ट होता है उसको अपना जड़ों में रिलीज कर देता है, मिट्टी के अंदर। पेड़ों के पत्ते जड़ जाते हैं भाई पीले होकर, वो भी इसी वजह से हो जाता है। क्यों, क्योंकि पेड़ अपना सारा सारा वेस्ट उन पत्तों में स्टोर कर देता है और फिर वो पत्ते को गिरा देता है, फिर नए पत्ते आते हैं, नया खाना बनाता है वो। ठीक है, फिर कुछ हमारा जैसे पौधों के अंदर से तुम देखते होगे गोंद नहीं निकलता, वो थोड़ा स्लाइमी सा, ठीक है, लिक्विड सा, वो फिर सूख जाता है, वो उसको भी हम बोलते हैं, वो भी वेस्ट होता है पौधे का। और कुछ हमारा डेड स्किन, जो डेड सेल्स होती हैं वो भी एज ए वेस्ट ही होती है हमारे पौधे के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका भाई, किस तरीके से आप पढ़ लेना। ठीक है, यह है कि हमारा अपशिष्ट उत्पाद गिरने वाली पत्तियों में जमा हो सकता है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे रेजिन और गोंद के रूप में भी संग्रहित होते हैं। ठीक है, विशेषकर पुराने जाइलम में पौधे अपने आसपास की मिट्टी में भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है भाई, मैं भी मानता हूं कि भाई मैं जितना इंग्लिश मीडियम में अच्छे से समझा सकता हूं इंग्लिश मीडियम वालों को, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम पढ़ा है। लेकिन भाई जितनी आप, मैं पूरी अपने दिल से कोशिश कर रहा हूं आपकी हेल्प करने की, भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कहीं से भी मैं ना छोड़ूं। तो आप बस इस तरीके से रेफरेंस लेना कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको फिर चाहे आप अपनी नॉर्मल बुक से, हेल्प बुक से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, या फिर इस क्लास से ही पढ़ो, कैसे भी पढ़ लेना, वो आपकी मर्जी है। इस क्लास को ऐसे रेफरेंस देखो कि भाई हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से, कौन कौन से हैं। चलो उसके बाद आते हैं मानव में श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए, मतलब इंसान कैसे सांस लेता है, ब्रीथिंग कैसे होती है इंसान की। देखो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसी से समझा दूंगा आपको क्या क्या होता है। देखो ये यहां से हम सांस लेते हैं नाक से। ठीक है, ये क्या होता है हमारा नासा द्वार, इसको क्या बोलते हैं, नासा द्वार, नाकों के जो है ना ये होली द्वार बोलते हैं, इनसे हम सांस लेते हैं। ठीक है भाई, वहां से फिर हवा हमारी कहां आती है, श्वसन नली में। ठीक है, ये जो सांस की नली होती है इसमें, लेकिन उससे पहले यहां पर इस नजल कैविटी के अंदर हमारी जो हवा है वो साफ होती है, क्योंकि हमारी नाकों के अंदर छोटे छोटे बाल भी होते हैं, और क्या बोलते हैं, कुछ हमारा लिक्विड भी होते हैं जहां पर जो एक्स्ट्रा कीटाणु वगैरह हैं वो चिपक जाते हैं। ठीक है, और हवा जाते जाते थोड़ी सी नम भी हो जाती है और गर्म भी हो जाती है फेफड़ों तक पहुंचती पहुंचती, फिर यहां से आके कहां आती है हमारी हवा, श्वसन नली में। ठीक है भाई, श्वसन नली है ये, तो यहां से ये चलती चलती है, छल्ले से बने होते हैं कार्टिलेज के। ठीक है, आगे जाएंगे फिर ये दो भागों में बट जाएगी श्वसन नली। ठीक है, किसके अंदर बटेगी, इसको हम बोलते हैं श्वसनी। किसको, श्वसनी, ये थी श्वसन नली, ये है हमारी श्वसनी, दो श्वसनियों में बट गई। उसके बाद फिर ये आगे चल के और छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, श्वसनिका। क्या बोलते हैं, श्वसनिका। और ये श्वसनी और छोटे छोटे ब्रांचेज में, टहनियों में बढ़ जाती हैं, उसको बोलते हैं हम श्वसनिका। और फिर आखिर में हमारा क्या कौन होता है, कुपिका कोश। ठीक है, ये होती है कुपिका कोश, मतलब कि ये आगे इन पे ना छोटे से जैसे गुब्बारे से होते हैं, छोटे छोटे बबल्स, जिनके अंदर हवा भरी होती है। ठीक है, तो हवा यहां से, और ये पीछे से खून की नसों से जुड़ी होती हैं, तो हमने जो ऑक्सीजन ली है वो इनके थ्रू ब्लड में मिक्स हो जाती है, और खून जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है वो इनके अंदर छोड़ देता है, और फिर हमें सांस को बाहर निकाल देते हैं। ये सारी प्रक्रिया होती है हमारी श्वसन की। इंसानों के अंदर श्वसन कैसे होता है। ठीक है, ये नीचे हमारा क्या होता है, डायाफ्राम होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि हमारे फेफड़ों को फूलने के लिए जगह चाहिए। ये आपके क्या बता रहा है कि नाक के छेद में क्या होता है। ठीक है, देखो प्रवेश करते समय हवा को फिल्टर किया जाता है, गीला किया जाता है और गर्म किया जाता है। उसके बाद श्वसन नली है, श्वसन में छल्लों से बनी होती है, ट्यूब होती है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, श्वसन नली तक फैली हुई है, यह खुले वायु मार्ग से बनाए रखने के लिए एक कठोर संरचना प्रदान करती है। ये थोड़ी सी कठोर होती है, जिससे कि जो रास्ता है वो रुकावट ना आए, वो कठोर बना रहे, हवा आसानी से पास हो सके हमारे गले से। तीसरा क्या होगा, श्वसनी और श्वसनी का ये बता दिया। आगे जाके हमारी श्वसन नली दो भागों में बढ़ जाती है, उसको मैं श्वसनी बोलता हूं, और वो आगे चल के और छोटी छोटी टहनियों में बढ़ जाती है, शाखाओं में, तो वो श्वसनिका कहलाती है। ठीक है, फेफड़े हमारे हर एक इंसान के अंदर दो फेफड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा दाहिना फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है, इसके अंदर तीन हमारे क्या होते हैं, तीन लोब होते हैं, लेकिन जो बायां फेफड़ा होता है उसके अंदर हमारे दो लोब होते हैं। क्यों, क्योंकि इस साइड हमारा दिल भी तो होता है ना, हार्ट भी तो होता है, उसको भी तो जगह चाहिए हमारी चेस्ट में। आगे आओ, फिर ये कुपिका मैंने बता दिया, कुपिका है हमारी हवा की थैली होती है, जो श्वसनिका के अंत में स्थित होती है, वे गैस विनिमय की साइड है, यहीं पर हमारे गैस एक्सचेंज होती है, खून के अंदर ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून में से फेफड़ों के अंदर आती है। आगे आ जाओ भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। ठीक है, वृक्काणु की संरचना। वृक्काणु क्या होता है, ये हमारी जो किडनी नहीं होती, गुर्दे होते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे संरचनाएं होती हैं हमारी गुर्दों के अंदर। ठीक है, जो कि हमारे खून को साफ करती हैं, और हमारा जो वेस्ट होता है, जो मूत्र होता है, उसको प्योर, उसको मतलब फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने में काम करती है, हमारे खून को साफ करती हैं। हेलो भाई, हेलो।
देखो क्या होता है, गुर्दे में मूल निष्पादन इकाई बहुत पतली दीवार वाली एक कोशिकाओं का एक समूह होता है। बहुत पतली पतली दीवार वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है, ठीक है। गुर्दे में प्रत्येक कोशिका समूह एक कुंडलित ट्यूब के कप के आकार में सिरे से जुड़े होते हैं, जिसे हम बोमेन संपुट कहा जाता है। ये है हमारा बोमेन संपुट, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर देखोगे ना जो खून की नसें वो पतली पतली नसों के गुच्छे में बनी होती हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट, ठीक है भाई। उसके बाद जो निस्पंद एकत्र करता है, मतलब कि जो भी हमारा खून आ रहा है उसको एकत्रित करता है। प्रत्येक किडनी में बड़ी संख्या में निस्पंद इकाइयां होती हैं। हर एक गुर्दे के अंदर, हर एक किडनी में बहुत सारी होती हैं ऐसी चीजें, जिनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, जो एक साथ बंद होती हैं, ठीक है। चलो उसके बाद मूत्र बनने की प्रक्रिया कैसी होती है भाई। प्रारंभिक निष्पाद में कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, लवण होता है, पानी एक बड़ी मात्रा में होती है, ठीक है। तो जो मेरी मूत्र ट्यूब के माध्यम से ना इन्हें प्रवाहित होने से चुनिंदा रूप से पुनः अवशोषित हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को जरूरी होते हैं। तो जो मूत्र नली है उसमें से ये फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, फिर से सोख लेते हैं ये नली हमारे इन चीज़ों को, और शरीर में फिर वापस भेज देती कि भाई ये वेस्ट नहीं है, ठीक है। पुनः अवशोषित पानी की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर में कितना अतिरिक्त पानी। अगर शरीर में पानी की कमी है तो वो मूत्र में से ज़्यादा जल को सोखेंगी, लेकिन शरीर में पहले ही पानी बहुत है तो फिर वो उसको प्रवाह होने देंगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप पढ़ लेना भाई क्या होता है। स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना आ सकता है, तो आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, इसका रफ स्ट्रक्चर सीख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते हैं भाई आपके, ठीक है। आपका न्यूरॉन, आपका रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, और क्या होगा, एक आपका भाई ब्रेन का भी आ सकता है, आपका ये नेफ्रॉन का भी आ सकता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आ सकता है भाई। क्लास 12 मैथ भी स्टार्ट होगी जल्दी ही, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा पेपर के अंदर। चलो प्रश्न नंबर 4 में क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर मूत्र बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। भाई यही है सारा का सारा जो होता है ना, ये वाला, ये दोबारा से रिपीट हो रखा है। बस इसमें याद रखना कि भाई देखो क्या होता है, हमारी 2 किडनी होती हैं, ठीक है, 2 गुर्दे होते हैं, यहाँ से खून की नली है ये जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ से खून आया, किडनियों ने क्या करा, फिल्टर किया, फिल्टर करके खून को तो वापस भेज दिया, और जो मूत्र बना यहाँ से वो हमारा यहाँ से होते हुए, ठीक है, यहाँ से होते हुए यहाँ मूत्राशय के अंदर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं महाशिरा, और ये क्या होती है हमारी महाधमनी। शिराएं होती हैं, धमनियां नहीं होती, ठीक है, वो होती हैं ये 2। ये है हमारी बाई मूत्र वाहिनी यहाँ, और ये है मेरी दाहिनी मूत्र वाहिनी। तो किडनी में से हमारी जो वेस्ट बन के आया है, मूत्र बन के आया है, वो मूत्र वाहिनियों के थ्रू हमारा मूत्राशय के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और वहां से फिर हमारा जो मूत्र मार्ग है शिशन में, उसके थ्रू हम शरीर से इसको फिर बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है। और जो मूत्राशय होता है ना, ये हमारे डायरेक्टली दिमाग से जुड़ा होता है, और ये मसल से बन के है, ठीक है, हमारी मांसपेशियों से मिलके बना होता है। जब भी इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो हमारे दिमाग को सिग्नल चला जाता है कि अब हमें इसको खाली करने की जरूरत है, तो फिर हम अपना इसको रिलीज कर देते हैं, ठीक है भाई। आगे देखो, ये पूरा है, पढ़ सकते हो आप, ऐसा कैसा है ये। आओ आगे, लसिका क्या है, इसका वहन किस प्रकार होता है, इसके क्या कार्य हैं भाई। देखो लसिका क्या होता है, तो भाई परिवहन में एक अन्य प्रकार का तरल पदार्थ भी शामिल होता है, जिसका नाम क्या है, लसिका या उत्तक द्रव्य। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक है, या फिर टिश्यू फ्लूइड।
कोशिकाओं की दीवारों में मौजूद छिद्रों के माध्यम से कुछ मात्रा में प्लाज्मा, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनमें हल्के हल्के छिद्र होते हैं, जिनके अंदर से क्या निकल जाते हैं, हमारे कुछ मात्रा में प्लाज्मा, प्रोटीन और रक्त कोशिकाएं ऊतकों के अंतर कोशिकीय स्थानों में निकल जाते हैं, जो ऊतकों के बीच में खाली जगह होती है वहां भर जाते हैं। ठीक है भाई। और ऊतक द्रव्य या लसिका बनाती हैं। और क्या बना लेती हैं, हमारे ऊतक द्रव्य या लसिका। यह रक्त के प्लाज्मा के समान है। ये कैसे, जैसे हमारा रक्त के अंदर प्लाज्मा होता है वैसा ही होता है ये, लेकिन ये रंगहीन होता है। प्लाज्मा का रंग होता है लेकिन इसका कोई भी रंग नहीं होता। और इसमें प्रोटीन कम होता है। प्रोटीन भी क्या होता है, हमारा प्लाज्मा के कंपैरिजन में कम होता है। लसिका अंतर कोशिकीय स्थानों से लसिका कोशिकाओं में परिवाहित होती है, जो जुड़कर बड़ी लसिका वाहिकाएं बन जाती हैं। फिर ये छोटी छोटी लसिका वाहिनियों के माध्यम से आगे चलकर बड़ी लसिका वाहिकाएं बन जाती है, बड़ी बड़ी नसें बन जाती हैं, और जो अंत में आकर बड़ी शिराओं में खुलती हैं, जो हमारी मेन खून की नली होती हैं उनमें खुलती हैं। लसिका अंत में पची हुई और अवशोषित वसा को ले जाती हैं। लसिकाओं का क्या काम होता है, जो हमारी बिना पचा हुआ जो वसा है या फिर जो और भी हमारे शरीर में वेस्ट होते हैं उनको आगे भेज देना। अतिरिक्त तरल पदार्थों के अतिरिक्त कोशिकीय स्थानों को वापस रक्त में प्रवाहित करती हैं। यह आपका लसिका क्या होता है भाई, वो था। उसके बाद भाई मानव हृदय की संरचना और कार्य प्रणाली कि भाई वो हमारा जो मानव हृदय है, ये हमारा हृदय होता है। देख लो भाई जिसने ना देखा हो। हेलो भाई, हेलो। सर जी मेरा कमेंट पढ़ो। मेरा नाम रमन पटेल। ठीक है भाई। सर आपका रियल नेम क्या है भाई? मेरा रियल नेम सागर ही तो है, मेरा कोई फेक नेम थोड़ी है। चलो भाई चलो, देखो हृदय में क्या होता है भाई, इस तरीके का हमारा हृदय की संरचना होती है। ऐसा होता है हमारा हृदय दिखने में। ठीक है। क्या होते हैं इसके अंदर, 4 जगह होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अलग अलग चैम्बर होते हैं। इधर से ये फिर यहाँ से नसें आती हैं हमारे खून की, यहाँ से आती हैं, यहाँ से जाती हैं, फिर यहाँ से खून जाता है हृदय से बाहर। कैसे कैसे क्या क्या होता है देखो। ये होती है हमारी फुसफुस शिराएं जो शरीर के अंदर आती हैं भाई। ठीक है, शरीर के अंदर आई मतलब शरीर सॉरी जो हृदय है उसके अंदर आई। एक बार पढ़ लेते हैं भाई हिंदी में थोड़ा सा। हृदय एक मांसपेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी जितना बड़ा होता है, मांसपेशी से बना होता है, हमारा मुट्ठी जितना बड़ा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को रक्त द्वारा ले जाना होता है। ऑक्सीजन को भी और कार्बन डाइऑक्साइड को दोनों को रक्त के द्वारा लेके जाते हैं पूरे शरीर में। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के साथ मिलने से रोकने के लिए अलग अलग कक्ष होते हैं हमारे हृदय में भाई। कि हमारा ऑक्सीजन वाला खून और कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आपस में ना मिले तो उसको अलग अलग करने के लिए हमारे हृदय में अलग अलग कक्ष होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़े तक पहुंचाना होता है। बिल्कुल भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है उसको फेफड़े तक पहुंचाना होता है, वहां पर वो रक्त फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और ऑक्सीजन को ले लेता है, और फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में वापस लाना होता है। यह ऑक्सीजन युक्त फिर शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाया जाता है, और शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त को कौन पहुंचाता है, हमारा हृदय। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त बाईं और हृदय के पतली दीवारों वाले ऊपरी कक्ष बाएं आलिंद में आता है भाई। हमारा क्या होता है, फेफड़ों से हमारा जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड आया है, ऑक्सीजन युक्त रक्त आया है, वो हृदय के पतली दीवार वाले ऊपरी कक्ष जो कि हमारा बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद कौन सा भाई, हमारा ये रहा बाएं आलिंद। तो ये मतलब फेफड़ों से हमारा खून आया, इसमें इसकी दीवारें क्या होती है, पतली पतली सी होती हैं। तो भाई ये थोड़ा फूल जाता है जब इसमें खून भरता है। फिर क्या होगा, ये नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ये जो दरवाजे दिख रहे हैं आपको, ये ठीक है, ये खुल जाते हैं। ये खुले तो पूरा पूरा रक्त इसके अंदर भरा हुआ था ये इसमें इकट्ठा हो जाता है। फिर ये वाला भाग क्या हो जाता है, फूल जाता है, और ये दरवाजे जैसे ये हिस्सा भर गया पूरा रक्त से, ये वाला बंद हो जाता है। ये वाला बंद हुआ, फिर ये जो मोटी मोटी दीवारें हैं ना, ये इसको फिर ये सिकुड़ेंगी, ये प्रेशर लगाएंगी, तो वो सारा का सारा रक्त जो इसमें भरा हुआ था वो यहां से होता हुआ, ठीक है, यहां से होता हुआ हमारा महाधमनी के थ्रू पूरे शरीर में पहुंच जाता है। चलो उसके बाद ठीक है, यहां से बाहर निकल गया। फिर क्या हुआ, शरीर में ऑक्सीजन वाला रक्त चला गया, वहां पर शरीर ने उसको यूज किया। वहां पर हर एक कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर हमारी फिर वापस हृदय में आएंगी। तो कहां से आती हैं, वापस हृदय में यहां से। ये हमारे शरीर के निचले सिरे से आती हैं और ये ऊपर वाले भाग से। ठीक है, नीचे वाला सिरे से जो रक्त आता है वो इस साइड से आता है, ऊपर वाले शरीर से आता है वो यहां से आता है। तो दोनों फिर वो सारा सारा रक्त यहां इकट्ठा हुआ, ये हिस्सा फूल जाता है, ये हिस्सा फूला, तो भाई फिर ये जो दरवाजे ये खुल जाते हैं, ये खुले तो सारा सारा रक्त इसके अंदर भर जाता है। फिर ये सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने के बाद जो रक्त है वो यहां से होता हुआ हमारा फिर फेफड़ों तक चला जाता है, और फेफड़ों में जाके वो सारा का सारा फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ये होता है हमारा पूरा का पूरा। ठीक है, हृदय में किस तरीके से हमारा रक्त प्रवाह होता है एक बार पढ़ लेना। ठीक है, सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। प्रश्न नंबर 7, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र होता है, ऐसा होता है।
ठीक है, अगर आपको बनाना आता है तो बना सकते हो। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, देख लो ये। अब आगे क्या है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में, मतलब वायु वाला श्वसन जिसमें वायु की मात्रा पूरी हो, और अवायवीय मतलब जहां पर वायु हो ही ना, वायु की अनुपस्थिति हो। तो दो तरह से हमारा श्वसन होता है, एक वायु वाला श्वसन वायु की उपस्थिति में और एक वायु की अनुपस्थिति में। देखो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है हमारा, जो वायवीय श्वसन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती। यह साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन ये हमारा केवल साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता। आणविक ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से ऑक्सीकरण किया जाता है। तो हमारा जो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है उसको पूरे तरीके से तोड़ा जाता है और उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, पानी के अंदर और ऊर्जा में तब्दील कर दिया जाता है। फिर शरीर हम उसको यूज कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको हम रक्त के थ्रू फिर फेफड़ों तक लाके शरीर से बाहर सांस के थ्रू छोड़ देते हैं। कार्बोहाइड्रेट अपूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है, पूरी तरीके से नहीं टूटता यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आणविक ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता, यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल ऑक्सीजन है वो होती है, उसका उपयोग नहीं कर सकते हम। CO2 और पानी अंतिम उत्पाद बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा लैक्टिक अम्ल और इथेनॉल। ठीक है, कई बार जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ज्यादा देर से भाग रहे होते हैं, ठीक है, खेल रहे होते हैं, तो उनकी मसल्स एकदम से जकड़न आ जाती है, दर्द शुरू होना हो जाता है। वो किस वजह से, क्योंकि उनकी मसल्स में ये लैक्टिक अम्ल बन जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिनको हम क्रैम्प्स बोलते हैं। आगे आओ, प्रश्न नंबर क्या कहता है भाई, स्वपोषी और विषमपोषी। अरे स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और विषमपोषी क्या होते हैं, जो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे हमारा ये पौधे होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे काई वगैरह होती हैं, जो अपना खाना है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, धूप ली, ठीक है, पौधे ने पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, उन सबको मिला के फिर अपना कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। लेकिन ये सारे क्या होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, या पौधों से या दूसरे जानवरों के ऊपर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। भोजन आमतौर पर दिन के समय बनता है, लेकिन यहाँ हर समय प्राप्त किया जा सकता है, जब मन करे खा लो। ठीक है, सारे सभी हरे पौधे, ठीक है, युग्लिना आदि, ये सारे खाना बनाती है इस प्रक्रिया से, और हमारे जानवर, कवक और बैक्टीरिया इस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। उसके बाद आता है जाइलम और फ्लोएम। क्या होता है जाइलम और फ्लोएम, देखो जाइलम पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक लेकर जाता है। जाइलम मतलब जल, जाइलम क्या लेके जाता है, जल को। जल कहां से जाएगा, जड़ों से लेकर पूरे पेड़ के पत्तों तक। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम लेके जाता है फल, मतलब कि जो हमारा भोजन बन चुका होता है, तो फ्लोएम तैयार भोजन को पत्तियों से पौधों के शरीर के अन्य भागों और भंडारों तक पहुंचाता है। जहां जहां भोजन की जरूरत होती है, पेड़ को जड़ों को भी बड़ा होना है, तने को भी बड़ा होना, तो हर शरीर को भोजन की आवश्यकता है, तो कौन पहुंचाएगा, हमारा फ्लोएम पहुंचाएगा। और जहां पर भी भोजन को इकट्ठा करना, संग्रहण करना है, वो भी कौन करवाता है, हमारा फ्लोएम। इसमें केवल पानी और घुले हुए खनिजों